हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि 12th स्टैंडर्ड का है, एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आइए जानते हैं बेसिकली पहला एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के मतलब क्या होते हैं। जैसे एक सिंपल टर्म्स में बात करते हैं पहला हम कि जैसे फूड प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे कैसा क्या एग्रीकल्चर फील्ड के जरिए विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज ये सब के जरिए फूड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक अभी के टाइम पे क्या होता है कि कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं या ऐसे हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अभी के टाइम प्रॉब्लम भी क्या है हो रहा है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के वजह से सबको फूड सप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको फूड के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं जिसके वजह से उसका क्वांटिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। मतलब एट अ टाइम वो ज़्यादा प्लांट्स या ज़्यादा फूड का क्या हो, वहाँ पे ग्रोथ हो। ठीक है, इतना ही नहीं, हमारे पास कैसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे फूड के, इंपॉर्टेंटली कुछ उसके कैसे हैं कि हमको अभी के टाइम यही सब चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। तो ये सब का कुछ ना कुछ हमको क्या मिलता है, सॉल्यूशन भी रहता है। जैसे हम अलग अलग प्लांट ब्रीडिंग्स करते हैं। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्या होने वाला है कि यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट की वैरायटी, जैसे कि एक में कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा, दूसरे वाले में शायद इसका अच्छा कैरेक्टर नहीं, उसका अपना कुछ अच्छा कैरेक्टर होता है। तो ये दोनों कैरेक्टर को हम मर्ज करके क्या करते हैं, एक नया प्रोजेनी डेवलप करते हैं जो कि बेटर क्वालिटी का होता है। तो यही सब जो भी हम टेक्निक्स के जरिए, जो भी हम इंजीनियरिंग के जरिए जितना भी चेंजेस करते हैं फूड के प्रोडक्शन को लाने के लिए, इसी को हम बोलते हैं एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जो कि सबसे पहला आपका टॉपिक है 11.1 इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये आपका महाराष्ट्र बोर्ड का एकदम प्रॉपर सिलेबस है, तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है कि कुछ इसके अंदर अलग हुआ। एज इट इज आपका बुक ही कॉपी पेस्टेड है। ओके, क्या क्या इसके अंदर है ध्यान देते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें फूड को लेके, तो फूड की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि इसका डेफिनेशन क्या दिया है कि अगर पहला फूड की बेसिक बात करें तो डेफिनेशन में बोला है कि ये इट कैन बी अ सॉलिड और इट कैन बी अ लिक्विड फॉर्म। मतलब जो भी आपका फूड वगैरह होता है, अगर आप उसका डेफिनेशन एक देना चाहो तो क्या दोगे कि फूड एक ऐसा सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको इजीली खाया जा सकता है, एडेबल होता है। ठीक है, इवन आपको पता है कि जो फूड होना चाहिए वो पॉइजनस नहीं होना चाहिए, मतलब जहरीला भी नहीं होना चाहिए। ओके, जो भी आप खाते हो हमेशा कभी भी कैसा ऑर्गेनिक खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा केमिकल सिंथेटिक वगैरह नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो योर फूड ऑलवेज शुड बी इन अ सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, इट शुड बी ऑर्गेनिक, इट शुड बी एडेबल, इट शुड नॉट बी अ पॉइजनस। सो ये सब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, फूड का खाली खाना ही आसान तरीके से उसका बोल सकते हैं एंगल्पमेंट करना, डाइजेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक कि उसका डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिशन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, उसका अब्जॉर्ब होना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे क्या बोला है कि इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड, इट शुड ऑलवेज बी एन ऑर्गेनिक, इट शुड बी नॉट बी नॉन पॉइजनस। ओके, ये एडेबल भी होना चाहिए, मतलब खाया जा सके। और इवन यहाँ तक की बात दिया है कि ये कैसा होना चाहिए, नरिशिंग होना चाहिए, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन के बाद बोला जाए तो इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इस फूड को खाने का, तो हमको इससे क्या मिलने वाला है, एनर्जी मिलता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ठीक है, और हमको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। और भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें बोला गया है कि एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ आपका मेंटेन करता ही है। इवन आपके सर्वाइवल जीने के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फूड होता है, बिकॉज इससे आपका मेटाबॉलिज्म चलता है। ठीक है, आगे बात करें तो ये फूड से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब अलग अलग टाइप के विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें हमको मिलती है, जो कि ऐसा क्या होते हैं हमारे बॉडी में हमको बहुत ज़्यादा अलग अलग ग्रोथ, हमारे सेल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूज़ होता है। आगे बात करते हैं तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, स्ट्रेंथ मिलने वाला है। भाई ये तो कभी नहीं मिलता, ये तो खाने के बाद हमको सीधा नींद ही आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है प्रॉपरली कि इंपॉर्टेंस क्या है कि हमको स्ट्रेंथ मिलता है। आगे इंपॉर्टेंटली बात करते हैं कि हमारे सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं हमको फूड मिलने के। तो आपको पता है कि हम एक टाइप के हेटेरोट्रॉप से, मतलब टोटली हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। या तो हम प्लांट खा के जिंदा रहते हैं, या तो हम कोई एनिमल प्रोडक्ट खा के जिंदा रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट का केस ऐसा नहीं होता, दे आर द ऑटोट्रॉप्स, मतलब वो अपना खाना खुद से खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस। ओके, वही हमको अगर हमारी बात करें तो हम टोटली किस पे डिपेंड है, हमारी डिपेंडेंसी किस पे है, आइदर कोई एनिमल पे है या तो किसी प्लांट के ऊपर है। ठीक है, बिकॉज वी आर द ऑमनिवरस एनिमल्स। ओके, आगे बात करें तो फूड को लेके अभी के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस है, क्यों हमको फूड को एनहेंसमेंट करने की जरूरत पड़ी है। तो चांसेस ये है कि पहला तो हमारा चैलेंजेस ये आता है कि जब फमाइन कंडीशन आ जाता है, मतलब कभी फूड ना मिले, जिसको हम नो फूड बोल सकते हैं। फमाइन बेसिकली कब हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह कोई डिजास्टर आने की वजह से क्रॉप का पूरा फील्ड खराब हो जाए, या कभी कभी पानी ना मिलने की वजह से क्रॉप कभी उगे ही ना।
ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज को हम लोग क्या बोलते हैं, फमाइन कंडीशन, जो कि हमको कभी कभी ना लाइफ में देखने मिल सकता है। तो ये सब हमारे एक चैलेंजेस है फमाइन कंडीशन जैसे, जिसको क्या करना पड़ता है, सही करने के लिए हमको इंप्रूवमेंट करना पड़ता है फूड के अंदर। आगे बात करें तो अभी के टाइम में हमारा रैपिड पॉपुलेशन की वजह से भी इतने लोग को खाना प्रोवाइड करना है जो कि न्यूट्रिशन वाला भी होना चाहिए, जो कि प्रॉपर क्वालिटी वाला होना चाहिए, जो कि प्रॉपर क्वांटिटी वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए अभी हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंजेस है, इसलिए हमको इंप्रूवमेंट करने पड़ते हैं हमारे फूड प्रोडक्शन में। आगे बात करते हैं हमारे पास इसमें कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सॉल्यूशंस हमारे पास दो ही चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, दैट आर द प्लांट ब्रीडिंग एंड अनदर वन इज अ एनिमल ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमको दो ऐसे अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग करना है, जिसके से हमको नया जो प्लांट मिले उसमें वो दोनों पेरेंट का क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, नोन एज अ प्लांट ब्रीडिंग। वही सेम एज फॉर एनिमल ब्रीडिंग भी यही है कि अगर एक पर्टिकुलर कोई एनिमल है जिसकी कुछ अपनी एक क्वालिटी होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर काऊ का बात करते हैं तो किसी काऊ के अंदर कैसा है कि कोई एक काऊ डिजीज रेसिस्टेंस है, मतलब बहुत सारे डिजीज से वो झेल सकती है, बच सकती है, ठीक है, लेकिन इसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। वही अगर हम दूसरे साइड बात करें, एक काऊ है जिसका हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन कम है, सॉरी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है बट डिजीज रेसिस्टेंस नहीं है वो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों काऊ के बीच में ब्रीडिंग करते हैं, जिसके से जो नया प्रोजेनी या नया आगे का जो भी एनिमल आता है वो डिजीज से बच भी सकता है, रेसिस्टेंस भी होता है और इवन मिल्क का प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो ये हमारे पास होता है एनिमल ब्रीडिंग, और इसी तरीके से हम प्लांट ब्रीडिंग के टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें जो कि आपका दिया है 11.2, जो कि बेसिकली आपका क्या है, प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर है, ठीक है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या बोले हैं कि इसमें द इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्पसफुल मैनिपुलेशन, मतलब आपको प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर आपको क्या दिया है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन बात की है। मतलब क्या कि जब भी आप कोई प्लांट ब्रीडिंग करते हो तो क्यों करते हो, आप अपने लिए करते हो, ठीक है। मतलब क्या है, आप अपने हिसाब से कोई भी प्लांट के अंदर के जेनेटिक चीजों को चेंज करते हो ताकि वो अपने पहले वाले कंडीशन से अब क्या बन जाए, ज्यादा बेहतर बन जाए। इसी को हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग, जो कि आपको डेफिनेशन दिया है। आइए देखते क्या बोला है इसमें। क्या बोला है, द इम्प्रूवमेंट और पर्पसफुल मैनिपुलेशन, हम अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करते हैं, किस में करते हैं, जेनेटिक में करते हैं, नोन एज हेरिडिटी के अंदर करते हैं, ठीक है, और ऑफ क्रॉप्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर वेराइटीज ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉप प्लांट्स। मतलब क्या, हम इसीलिए जेनेटिक के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं ताकि हमको आगे की जो वेराइटी मिले वो कैसी रहे, सुपीरियर रहे, मतलब बहुत अच्छी रहे, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग वाले से तो ज़्यादा अच्छी रहे। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड द प्लांट ब्रीडिंग। मतलब ये सारी बातों को मिला के सीधा हम क्या बोलते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। ये एक अप्लाइड ब्रांच है बायोलॉजी बॉटनी का, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो भी बातें हम पढ़ते हैं इसको हम यूज करते हैं, नोन एज अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में, तो इसलिए इसको बोला गया अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बॉटनी। ओके, आगे बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे कि क्या बोला गया है, इट इज इन फैक्ट एन आर्ट एंड अ साइंस ऑफ चेंजिंग एंड इंप्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स। मतलब एक तरीके का एक आर्ट है, आपको देखो ना, एक कला है जिसके अंदर आप दो अलग अलग क्वालिटी वाले को एक में मिला देते हो, कितना अलग कला है। लेकिन इसके पीछे कुछ नहीं, इसके पीछे मेन है साइंस, कि इसके अंदर हमको पता है कि इसके पास कुछ एक पर्टिकुलर ट्रेट है, इसके पास भी कुछ पर्टिकुलर ट्रेट है, ये दोनों ट्रेट को अगर एक प्रोजेनी में चाहिए तो हम क्या करते हैं, इनका ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। तो आर्ट तो भले से, लेकिन एक साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट कर देते हैं हमारे किसी भी फूड प्रोडक्शन का या किसी भी प्लांट का। अब अगर आगे बात करें, अगर हमको प्लांट ब्रीडिंग करनी है तो हमको कुछ एप्लीकेशंस या कुछ प्रिंसिपल्स का ज़्यादा ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ों को करना है। अब वो प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या क्या है, जैसे अगर बात करें, यहाँ पे आपको कुछ प्रिंसिपल्स के नाम दे दिए हैं, जैसे कि आपको क्या 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 ध्यान रखना होता है। सबसे पहला, ओके, हाँ, यहाँ पे आपको बोला है कि आपको जेनेटिक्स ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट का क्या जेनेटिक है, जो भी आप ट्रेट की बात कर रहे हो, जो भी आप कैरेक्टर पाने की बात कर रहे हो, वो कैरेक्टर उस प्लांट के कौन से जेनेटिक मटेरियल पे होता है, वो होता है, वो उसमें बात आती है जेनेटिक्स को लेके। आगे बात करते हैं, आपको उस प्लांट का टेक्सोनॉमी पता होना चाहिए। टेक्सोनॉमी मतलब क्या, कि उसको क्लासिफिकेशन के टर्म्स में कहाँ रखा गया है, बिकॉज आपको ब्रीडिंग करना है तो आपको सोच समझ के करना पड़ता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हमारे अगर जैसे क्लासिफिकेशन होता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर वगैरह ऐसा, तो फैमिली की बात करें तो हमारे फैमिली में तो हमारे प्राइमेट्स भी आते हैं, जैसे कि हमारे चिंपैंजी आ गए, ओरेंगुटन वगैरह आ गए, तो हम उनके साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं क्या, हमारा उनका ब्रीडिंग करके कुछ फायदा बनाने वाले क्या, नहीं। तो इसलिए बोला गया है कि आपको किसी भी एनिमल का एक टेक्सोनॉमी या बोल सकते हैं अरेंजमेंट पता होना चाहिए एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर, उसी हिसाब से आप प्रॉपर क्या करा सकते हो, ब्रीडिंग करा सकते हो। आगे बात करें तो उस प्लांट का हमको क्या पता होना चाहिए, फिजियोलॉजी पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी मतलब क्या होने वाला है कि उसके बॉडी के अंदर सारे के सारे सिस्टम वर्क कैसे करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। आगे बात करें तो और हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए उसका पैथोलॉजी, मतलब वो कौन कौन से डिजीज से रेसिस्टेंस है, ठीक है। पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, कौन से डिजीज से वो रेसिस्टेंस होता है या कौन सी डिजीज उसको आसानी से हो जाती है, वो होते हैं हमारे पैथोलॉजी। इसी के साथ साथ उसको आपको एग्रीकल्चर भी पता होना चाहिए।
मतलब आपको ये चीज़ अभी देखो, इसमें मेन बात है, अगर आप कोई मैंगो की वैरायटी बनाते हो तो आप उसको बारिश के सीज़न के या ठंडी के सीज़न में उगाना नहीं चालू करोगे। आप कोशिश करोगे कि जो उसका प्रॉपर एग्रीकल्चरल सीज़न रहता है उसमें उगाने की कोशिश करोगे। तो उसको एग्रीकल्चर करने का तरीका क्या है, उसका प्रॉपर सीज़न क्या है, ये सब प्रिंसिपल्स को हमको ध्यान रखना होता है। इवन आप RDNA टेक्नोलॉजी पे आप आगे पढ़ोगे या इसके आगे के भी चैप्टर्स में आप पढ़ने वाले हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि RDNA टेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं कि जेनेटिक के अंदर छोटे से पार्ट को हम कट करके अपना कोई इंसर्टेड जीन डाल देते हैं और उसको एक्सप्रेस करवा के हमको प्लांट से जो भी ट्रेड चाहिए वो क्या कर लेते हैं, पा जाते हैं। उसी को बोला जाता है RDNA टेक्नोलॉजी। ये जो डू यू नो का बॉक्स है इसके अंदर आपका पूरा सेम टू सेम एज इट इज पार्ट लिखा गया है इसके अंदर कि क्या क्या बोला गया है कि इसका प्राइमरी एम क्या होता है हमारे प्लांट ब्रीडिंग का, कि हमको एक नई सुपीरियर वैरायटी चाहिए होती है, हमारे एग्जिस्टिंग वाले से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, वही चीज़ आपको बोला गया है। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्पसफुल अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करते हैं हेरिडिटी के अंदर, और जो भी हमको चाहिए होता है एक प्लांट के अंदर वो सारी चीज़ें हम पा जाते हैं। ठीक है, अब इसमें वही बोला गया है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें ये ध्यान इंपॉर्टेंट रखना है हमको कि हमारे सम ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको यील्ड बढ़ानी है, मतलब उसका क्वांटिटी बढ़ाना है बहुत ज़्यादा प्लांट का, क्वालिटी भी अच्छी करनी है, उसको अलग अलग डिजीज से रेसिस्ट करना है, बचाना भी है, लाइफ साइकिल को भी क्या करना है, उसके इंक्रीज करना है। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो प्लांट के बेसिस के ऊपर होते हैं और ये हमको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें क्या बोला गया है कि प्लांट ब्रीडिंग मॉडिफाइज प्लांट जेनेटिक्स टू एनहेंस देयर वैल्यू फॉर ह्यूमन यूज। इसमें आपको क्या बोलना चाहता है कि प्लांट के जेनेटिक्स को हम क्यों चेंज करते हैं, ताकि सीधा सीधा फायदा किसको हो जाए, ह्यूमंस को हो जाए। इसमें हमारा एम क्या होता है, अभी आपने पीछे पढ़ा कि क्रॉप की यील्ड बढ़ानी थी हमको, ठीक है, उसका क्वालिटी बढ़ाना था हमको उसको जितना ज़्यादा हो सकता है एनवायरनमेंट के अलग अलग स्ट्रेस से क्या करना, उसको टॉलरेट फुल बनाना है। ठीक है, कि मतलब अगर बाढ़ आ जाए भाई, बारिश हो जाए बहुत तेज से, बहुत गर्मी पड़ जाए या पानी ना मिले, तो भी वो प्लांट उग सके, ऐसे स्ट्रेस को झेल के भी, उसी को हम बोलते हैं कि ग्रेटर टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होने चाहिए। आगे बात करते हैं रेसिस्टेंट टू पैथोजन। पैथोजन मतलब कोई भी टाइप के कैसे हो सकते हैं, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस, कोई फंगाई वगैरह हो सकता है, जो क्या कर देता है, किसी प्लांट में डिजीज कर देता है। इस चीज से वो रेसिस्ट रहे, इसलिए हमको कैसा होना चाहिए कि वो प्लांट रेसिस्टेंस रहे किसी भी पैथोजन से। आगे बात करें, हमारे पास ये टॉलरेंस रहना चाहिए किससे, इंसेक्ट पेस्ट से। ठीक है, जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह जो प्लांट को खा जाते हैं उससे ये थोड़ा टॉलरेंट रहना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी कोई प्लांट को खाने आए कोई पेस्ट वगैरह, तो ये प्लांट के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि खाने के बाद वो जो भी इंसेक्ट है, पेस्ट है ना, उसका इंसेक्ट का डाइजेशन वगैरह सब खराब हो जाए। ठीक है, या तो उसकी मौत हो जाए सीधी बात, ताकि वो प्लांट की तरफ बाद में दोबारा मुड़ के देखे नहीं भाई। तो ऐसे हमको कुछ ना कुछ कैरेक्टर डेवलप करने होते हैं, यही हमारा एम होता है। आगे बात करते हैं, द ग्रीन रिवोल्यूशन बूस्टेड फूड प्रोडक्शन थ्रू साइंटिफिक एडवांसेस एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, इसी की तरह बोला गया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था उसी की वजह से अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि बहुत सारे साइंटिफिक एडवांसेस हुए हैं, अभी के टाइम में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है, और ये सारे एफर्ट्स ही क्या थे, उठाने के बाद हमारे फूड के अंदर इंप्रूवमेंट हो चुका है। की कंट्रीब्यूटर क्या क्या, अभी मतलब क्या क्या चीज़ों की वजह से आपका फूड का इंप्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो पहला, कभी भी हाई क्वालिटी के सीड्स चुनने चाहिए जब भी आपको किसी क्रॉप को ग्रो करना है। आगे बात करें तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए, मतलब जितना हो सकता है थोड़ा कम यूज़ करें, अगर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी का यूज़ करें। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम टेक्निक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम्स के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं उगाने के, जिसकी वजह से चांसेस होता है कि फूड के ग्रोथ बहुत जल्दी होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न मशीनरी एंड इरिगेशन ज़्यादा प्रॉपर होना चाहिए, मतलब अभी के टाइम पे जितना जल्दी हो सकता है मशीन्स का यूज़ किया जाए, एक प्रॉपर पानी छिड़कने के लिए भी इरिगेशन के अलग अलग चैनल्स होते हैं उसका यूज़ किया जाए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, आपको क्या करना है, डेवलप हाई यील्ड का वैरायटी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए आपको। डिजीज रेसिस्टेंस होना चाहिए वो प्लांट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। ठीक है, जैसे अभी के टाइम में कुछ एग्जांपल है जो कि डिजीज रेसिस्टेंस होगा, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई है, जैसे कि वीट, राइस, मेज, मतलब भुट्टा वगैरह जो होता है, कॉर्न वगैरह, उसकी बात की जा रही है। आगे बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग हैज एग्जिस्टेड ओवर 10,000 ईयर्स, मतलब क्या बोलना चाहता है ये आपको कि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आज से 10,000 साल पहले ही एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस वगैरह करना, प्लांट ब्रीडिंग करना तभी से चालू था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि भाई ये कोई आर्ट, एक साइंस है जिसके अंदर लोग कर रहे हैं अभी के टाइम। ठीक है, टुडेज क्रॉप्स आर द आउटकम्स ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन, मतलब क्या बोलना चाहता है कि अभी के टाइम का जो भी क्रॉप्स के आउटकम्स, जो भी आपको डेवलपमेंट दिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तब के डोमेस्टिकेशन, मतलब क्या, कुछ एनिमल्स को यूज ला के प्लांट ब्रीडिंग कराना, या एक्लिमेटाइजेशन, मतलब क्या है कि ये अभी के टाइम में इवोल्यूशन के दौर से पूरा चलता हुआ आ रहा है, उसी को बोला जाता है एक्लिमेटाइजेशन। ओके, यहाँ पे आपको डू यू नो के बॉक्स में क्या बोला गया है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इंक्लूड इंट्रोडक्शन। देखो, अब आपको प्लांट ब्रीडिंग करना है तो उसकी कुछ मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कि इंट्रोडक्शन करना किसी प्लांट का, मतलब आपकी कौन से प्लांट की वैरायटी की बात कर रहे हो, कौन सा ट्रेट आपको चाहिए, कौन सा कैरेक्टर आपको चाहिए, उसका पहले आप बात बताओ, तो इंट्रोडक्शन होता है। फिर उस प्लांट को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे,
कि भाई कौन से प्लांट का चाहिए, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। भाई 10,000 वैरायटी लाया था, अब इसमें से मेरे को कौन सा अच्छा चाहिए तो उस हिसाब से मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो वैरायटी मेरे को अच्छी लगती है उनके बीच में मैं क्या करूँगा, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उनके बीच में म्यूटेशन ब्रीडिंग वगैरह कर सकता हूँ। ओके, आगे बात करें तो मैं पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग भी कर सकता हूँ। ओके, म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब क्या रहेगा कि कुछ म्यूटाजेंस को मैं रिलीज करके क्या करूँगा, यहाँ पे म्यूटेशंस को दिखाऊंगा। ओके, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग मतलब क्या रहेगा कि बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स का नंबर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंक्रीज करूँगा। इसके मदद से अभी के टाइम में बहुत सारे वाटरमेलन जो होते हैं सीडलेस वाले, वो सब का प्रोडक्शन किया गया। आगे बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग भी किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि बहुत मॉलिक्यूल बेसिस पे जाके, मतलब डीएनए न्यूक्लियस के बेस पे जाके मैं क्या करूँगा, सारे के सारे चेंजेस करके मैं क्या करता हूँ, नया प्लांट का डेवलपमेंट करता हूँ। आगे बात करें तो यहाँ तक कि मैं क्या कर सकता हूँ कि टिश्यू कल्चरिंग करूँगा। मतलब क्या कि अलग से मैं किसी प्लांट के छोटे से पार्ट को बाहर निकाल के इन विट्रो लैब के अंदर मैं उसको ग्रो करके एक पूरा नया प्लांट ग्रो कर सकता हूँ। उसको बोला जाता है इन टिश्यू कल्चर। इसके अंदर मेरे को कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं उसी टाइम पे चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, RDNA टेक्नोलॉजी भी बताया गया इसके अंदर कि आप क्या कर सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब डीएनए के अंदर थोड़ा बहुत पार्ट को चेंज करके अपने हिसाब से इंसर्ट करके उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी डिजायर्ड रेट है वो पा सकते हो। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है SCP जो कि है सिंगल सेल प्रोटीन के ऊपर। इसमें आपको आगे जब बताऊंगा मैं थोड़ा कि इसके अंदर कैसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना प्रोटीन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए आगे जाके, क्योंकि 2015 तक का बोला गया है कि 1215 मिलियन टन्स ऑफ हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों को मीट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर देयर प्रोटीन सोर्स के लिए। तो इस चक्कर में हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग मेथड चुनने पड़ते हैं जिसके से बहुत ज़्यादा एनिमल लाइफ स्टॉक का इसमें बोलते हैं ना सेक्रीफाइस ना हो। ओके, आगे इसमें ध्यान देते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको 2 साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलैग और MS स्वामीनाथन। ये दोनों ही बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इन्होंने साथ दिया है। इसमें अगर बात करें नॉर्मन इन बोरलैग की बात करें तो इनको फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोला गया है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। वही अगर MS स्वामीनाथन की बात करें, उनको भी फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन बोला गया, लेकिन कहाँ का, इंडिया का। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क ध्यान रखना, एज ए MCQ तौर पे आपको आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आगे बात करें तो इसमें बोला गया है कि द मैन हु सेव्ड अ बिलियन लाइव्स, डॉक्टर बोरलैग इन 1970 Nobel laureate was honored for his work in green revolution saving millions of life from the famine in India, Mexico and the Middle East। यही बोला गया है कि जो नॉर्मन ई बोरलैग इन्होंने 1970 में बहुत सारे नोबेल प्राइजेस पाए हैं अपने लोगों को बचाव के लिए। इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के बाद जो भी आपको बताया ना मैंने कि प्लांट ब्रीडिंग के जो टेक्निक्स है वो इन्हीं दोनों ने किए बेसिकली। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे MS स्वामीनाथन ने भी हाई यील्डिंग ऑफ वेराइटीज ऑफ वीट को लाया यहाँ पे इंडिया के अंदर। ठीक है, he advocated moving India to sustainable development, especially using environmental sustainable agriculture, sustainable food security and the preservation of biodiversity। मतलब अभी के टाइम में इंडिया के पास उस टाइम पे जो बेसिक बायोडाइवर्सिटी थी, जो एग्रीकल्चर था, उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और इंडिया के अंदर जो भूखमरी थी उनको उन्होंने काफ़ी हद तक का कम किया। ही इज़ द पाइनर ऑफ द म्यूटेशन ब्रीडिंग इन इंडिया। हाँ, इनको स्टार्टअप भी बोलते हैं, स्टार्टअप पाइनर ऑफ द म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग के मेन स्टार्टअप थे ये। ठीक है, जिन्होंने म्यूटेशन के जरिए इन्होंने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग किया है। मतलब म्यूटेशन करने से क्या होता है, थोड़े वो जेनेटिक के अंदर अचानक से चेंजेस आते हैं और वो जेनेटिक चेंजेस कभी कभी ना बहुत यूजफुल रहता है हमारे लिए, तो उसको प्लांट को हम लोग चुन लेते हैं। अगर नहीं यूजफुल है तो फिर हम हटा देते हैं। ठीक है, ही डेवलप अ न्यू वेराइटी ऑफ वीट लाइक सोनोरा। ठीक है, इन्होंने एक वीट की वेराइटी भी डेवलप की जिनका नाम दिया सोनोरा। ठीक है, NP 165 ऐसे और भी बहुत सारे इनके पास एग्जाम्पल्स हैं, सबरमती, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इन्होंने डेवलप किया। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी का टाइम का कि हाइब्रिडाइजेशन और उसके टेक्निक्स हम किन के बिटवीन करते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला बात करते हैं यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन एंड टेक्निक्स की बात करें तो इट इज़ अ चीफ मेथड। चीफ मेथड मतलब क्या, सस्ता मेथड है ये ना, इंपॉर्टेंट मेथड है ये, मतलब इंपॉर्टेंट ही हम इसी तरीके से कभी भी प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें क्या बोला गया, इसका चीफ मेथड क्या है कि ग्रेटर पॉसिबिलिटी इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट। मतलब क्या बोला गया है कि क्रॉप के इंप्रूवमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कब आएगी, जब हम किसी 2 अच्छे अपने मन चाहे कैरेक्टर को क्या करें, दिखा दे। ठीक है, 2 ही नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते जो मुझे एक प्लांट के अंदर ही चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इसमें क्या बोला गया है कि ग्रेटर पॉसिबिलिटी तब आएगी क्रॉप के डेवलपमेंट की जब हम लोग कंबाइनिंग करेंगे टुगेदर, 2 चीज़ों को कंबाइनिंग करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, किस चीज़ का, डिजायरेबल कैरेक्टर। मतलब जो भी कैरेक्टर मुझे चाहिए वो कैरेक्टर को मैं क्या करता हूँ, डेवलप करता हूँ। ठीक है, या वो कैरेक्टर में 1, 2 या 2 से ज़्यादा वैरायटी से मैं वो चीज़ें ले सकता हूँ। अब मैं आपको सीधा साधारण सा एग्जांपल बोलता हूँ कि जैसे मेरे को एक प्लांट चाहिए जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो और डिजीज रेसिस्टेंस भी हो, लेकिन वो प्लांट का एक प्रॉब्लम है कि उसकी बस यील्डिंग मतलब क्वांटिटी अच्छी, ज़्यादा उग सकता है, लेकिन क्वालिटी, न्यूट्रिशन क्वालिटी और बोलते हैं ना डिजीज रेसिस्टेंस नहीं है।
तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे प्लांट चुनूंगा जो डिजीज रेसिस्टेंस हो, कुछ ऐसे प्लांट चुनूंगा जिनका कैसा हो, क्वालिटी अच्छा हो। अब इनके बीच में मैं ब्रीडिंग करा के एक क्वालिटी लाऊंगा, फिर इनके साथ में क्या करूँगा और ब्रीडिंग कराऊंगा। तो ये तीनों के बीच में ब्रीडिंग कराने की वजह से क्या होगा, जो नया प्रोजेनी मेरे को मिलेगा उसके अंदर वो तीनों क्वालिटीज हो सकती है। तो मैंने क्या किया, 2 या 2 से ज़्यादा वेराइटीज़ को कंबाइन किया टुगेदर, सो आई कैन गेट अ इम्प्रूवमेंट इन माई प्लांट्स। ठीक है, तो वही चीज़ बोला क्या, इट कैन क्रिएट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। वही मैंने आपको बोला कि ये सबकी वजह से क्या होगा, आपका नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलेगा ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स एंड न्यू जेनेटिक वेरिएशन नोन एज हाइब्रिड। मतलब क्या कि पहले से कोई एग्जिस्टिंग कैरेक्टर था, उसी कैरेक्टर को मैंने यहाँ से उठा के एक में मिला के बना दिया, नया कॉम्बिनेशन बना है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, इसमें जेनेटिक वेरिएशन किया, या मैंने उसका क्या बना दिया, मैंने उसका बना दिया एक हाइब्रिड वेराइटी। ठीक है, उसको हमें हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी इंटरवेराइटल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा जेनरिक। मतलब आपको यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, इंटर और इंट्रा का मतलब आप ध्यान दो, इंट्रा जिसमें RA आता है मीन्स फॉर सेम। ठीक है, जब किसी सेम वैरायटी वाले स्पीशीज के बीच में हम क्रॉसिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा वेराइटल, और किसी डिफरेंट वैरायटी वाले स्पीशीज के बीच में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंटर वेराइटल। तो ये 2 वर्ड का मीनिंग ध्यान रखिएगा। वैसे हमारे पास यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक भी, इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या, किसी 2 अलग अलग स्पीशीज की हम लोग क्या करेंगे, इंटरब्रीडिंग करके नया प्रोजेनी लाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। एंड फॉर इंटर जेनरिक क्या है, 2 अलग अलग जीनस के अगर होंगे उसको हम ब्रीडिंग कराते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर जेनरिक। ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंटल प्लांट की बात करें तो वो कैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जिनका वाइड और डिस्टेंस प्रोसेस होता है। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक फीमेल हॉर्स है और मेल डोंकी है। आपको ये बहुत बहुत पहले से पता है हमेशा कि एक मेल डोंकीस और फीमेल हॉर्स से हमने क्या किया, क्रॉसिंग करके एक एनिमल बनाया नोन एज म्यूल, खच्चर जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन था क्या, हॉर्स किधर भाई, डोंकी किधर, रिलेशन है ही नहीं दूर दूर तक। तो दूर दूर के नहीं भी रिलेशन थे तो भी हमने इनके बीच में क्या करा है, ब्रीडिंग करा है। तो वही बोला गया है कि जो पेरेंटल प्लांट वगैरह होंगे ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर का रिलेशन होता है इनका, और इनके बीच में हम क्रॉसिंग करते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे आप इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा जेनरिक की जो बात की जा रही है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इंटर स्पेसिफिक मतलब 2 अलग अलग स्पीशीज, इंटर जेनरिक मतलब 2 अलग अलग जीनस वाले, अगर इनके बीच में हाइब्रिड जो बनता है वो बहुत ज़्यादा कैसा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा रेयर हो सकता है। नेचर में ये चीज़ें आकर होना काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। ठीक है, जल्दी ये सारे ऐसे ब्रीडिंग वगैरह कोई भी नहीं कर लेता। ओके, तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना था, ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और टेक्निक्स को लेके। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया रहेगा यहाँ तक का। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके स्टेप्स कैसे होते हैं। सो होप सो आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच एंड फॉलो अस।